Good morning, students. In our social science class, we are on our first chapter of civics. What is democracy? Why democracy? This video is the second part of the chapter, index. Why democracy? लोकतंत्र क्यों? Arguments against democracy. लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क. Arguments for democracy. लोकतंत्र के पक्ष में तर्क. Broader meaning of democracy. व्यापक अर्थ में लोकतंत्र. आइडियल स्टैंडर्ड्स सेट बाय डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के द्वारा निर्धारित किए गए कुछ आदर्श मानक. एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष. तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं. वाई डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्यों? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अपने फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया है कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं से हम परिचित हो चुके हैं. Now the question is why democracy is the most preferred form of government all over the world. तो अब ये प्रश्न है कि लोकतंत्र विश्व की सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन व्यवस्था क्यों है? सबसे ज़्यादा लोग लोकतंत्र को क्यों पसंद करते हैं? So we have to think about some arguments against democracy and some points in favor of democracy. ये जानने के लिए हम लोकतंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क पर विचार करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि लोकतंत्र को क्यों प्रेफर किया. आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क दिए जाते हैं, कुछ उसके विपक्ष में कुछ बातें रखी जाती हैं जो इस प्रकार हैं. फर्स्ट है इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी मीन्स अस्थिरता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर इनस्टेबल गवर्नमेंट्स बिकॉज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट चेंजेस, द रूलर चेंजेस. तो इसीलिए ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो है वो इनस्टेबल गवर्नमेंट है. निश्चित समय के बाद या निश्चित समय से पहले भी कई बार सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं. अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने तो देखते रहते हैं कि हमारे स्टेट्स में कुछ विधायक दूसरी पार्टी में चले गए तो वो गवर्नमेंट चेंज हो गई. कुछ विधायकों ने वो दल छोड़ दिया तो जो गवर्नमेंट चल रही थी वो गवर्नमेंट गिर गई. अब नई गवर्नमेंट का चुनाव होना है तो इस तरह से वहाँ अस्थिरता बनी रहती है. नो स्कोप फॉर मोरालिटी. ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को केवल चुनाव जीतने का एक खेल मान लिया गया है कि जिसको सत्ता पानी है उसको चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए लोग गलत गलत तरीके भी अपनाते हैं. तो लोकतंत्र में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है. डिलेज इन डिसीजंस. लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि हर निर्णय लेने के लिए बहस चर्चाएं चलती हैं. संसद में, विधानसभाओं में चर्चाओं के दौरान तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, व्यवधान आते हैं. कुछ सांसद बहस में हिस्सा नहीं लेते, कुछ सांसद वहाँ पर शोर मचाते हैं, कामकाज नहीं चलने देते, विपक्षी दल वाले सरकार को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते. इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके कारण डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है. बैड डिसीजंस. लोकतंत्र में कई बार गलत निर्णय भी लिए जाते हैं जब नेता जनता तक नहीं पहुंच पाते, जनता की बातों को नहीं समझ पाते और इसलिए जो वो निर्णय लेते हैं वो जनता के हितों के खिलाफ भी जा सकते हैं. करप्शन. लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के गलत तरीकों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है. पूरी चुनाव प्रणाली में जो लोग चुनाव में खड़े कैंडिडेट्स हैं उनको अपना प्रचार करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और धन के लिए वो भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं. इग्नोरेंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. आम जनता की अज्ञानता. आम जनता सारे बड़े बड़े मुद्दों को नहीं समझ पाती ठीक से. वो नहीं जान पाते कि सरकार का कौन सा मुद्दा सही है, कौन सा गलत है, या चुनाव के समय जो राजनीतिक दल जो बात कह रहा है वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इसकी समझ हर व्यक्ति को नहीं होती. तो ऐसे में लोग कुछ सतही बातों से प्रभावित होकर ही वोट दे देते हैं. जैसे कुछ लोग केवल ये देख के वोट दे देते हैं कि ये हमारी जाति का कैंडिडेट है, हम तो इसे वोट देंगे, ये हमारे धर्म का है तो हम इसे वोट देंगे. तो ऐसी छोटी मोटी बातों से प्रभावित होकर लोग मतदान कर देते हैं और जो बड़े मुद्दे हैं जिनके गहराई से सोचने की ज़रूरत है उन पर लोग नहीं सोच पाते. लोगों की ये अज्ञानता लोकतंत्र के खिलाफ जाती है. तो इन सारे कारणों से लोकतंत्र को ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता. लेकिन ये सारे कारण ऐसे हैं जिनको अगर हम ठीक से सोचें तो वो कमी लोकतंत्र की नहीं है बल्कि लोकतंत्र को लागू करने की है. लोकतंत्र को जब सही तरीके से लागू नहीं किया जाता तब ये सारी समस्याएं सामने आती हैं. और वैसे भी लोकतंत्र केवल एक गवर्नमेंट का सिस्टम है. डेमोक्रेसी जस्ट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ नॉट ए मिरेकल. ये कोई चमत्कार नहीं है जो सब समस्याओं का समाधान कर देगा. ये केवल एक शासन करने का तरीका है.
तो इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि लोकतंत्र में समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी वो अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर है। कैसे बेहतर है वो अब हम उसके पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं। Democracy is not a magical solution of every problem. Democratic countries have problems such as poverty and unemployment still exist in India, but democracy is considered better as it ensures involvement of people in decision making. Some other arguments are also given in favor of democracy. तो डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी या चमत्कार नहीं है जो हर समस्या का समाधान कर दे। जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें भी समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में अभी भी बेरोजगारी पाई जाती है, गरीबी पाई जाती है, जबकि भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तभी से यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन फिर भी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। लेकिन फिर भी लोकतंत्र को एक बेहतर माना जाता है बाकी शासन की तुलना में। क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग में जनता का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी शामिल होती है, इसीलिए इसे बेहतर माना जाता है। कुछ और तर्क हम दे सकते हैं आगे। आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा जवाबदेही सरकार होती है। A democratic government is more accountable form of government than other forms of government. शासन की जो अन्य पद्धतियां हैं उनकी तुलना में लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार की जवाबदेही ज़्यादा है। मतलब सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उनको नहीं चुनेगी, उस पार्टी को वोट नहीं देगी। जबकि जो दूसरे शासन के तरीके हैं, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, राजतंत्र, तो उसमें तो राजा को, तानाशाह को कोई हटा ही नहीं सकता, तो वहाँ पर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए डेमोक्रेसी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, इन 1958 to 1961 nearly 3 crore people died in China due to famine. During that time, India didn't face that kind of worse situation, and the cause of this difference was different political systems in both countries. 1958 से 1961 तक एक बड़ा भीषण अकाल पड़ा, जिसमें चीन में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। तो उस समय भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, यहाँ भी वो अकाल पड़ा था, लेकिन यहाँ उस अकाल की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे गए। और विद्वानों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देशों की शासन व्यवस्था अलग थी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने अपनी जनता के हितों का ध्यान ज़्यादा रखा। उन्होंने अकाल के समय लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश ज़्यादा करी, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस तरह की कोशिश नहीं करी। सेकेंड इज बेटर डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, उनकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस, एंड दिस डिस्कशन पॉइंट्स आउट ऑल पॉसिबल मिस्टेक्स। क्योंकि लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो परामर्श, वाद विवाद, बहस, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। संसद में कई कई दिन तक बहस चलती रहती है, तब कोई डिसीजन होता है। तो इस डिस्कशन से, इस बहस से क्या होता है कि जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स हैं, जो उस डिसीजन में कुछ कमियां हैं, वो कमियां पॉइंट आउट हो जाती हैं, उनके बारे में हाईलाइट कर दे दिया जाता है। दिस प्रोसेस टेक टाइम बट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो जो ये बहस करने से जो समस्याएं सामने आ जाती हैं, कोई नया सरकार कानून बनाने जा रही है, उस कानून के ऊपर जब बहस होती है, विपक्षी दल वाले उनकी कुछ कमियों को पॉइंट आउट करते हैं, तो इस तरह से उन कमियों को दूर करने का मौका मिल जाता है। तो लोकतंत्र में डिसीजन देर से तो होते हैं, लेकिन उसमें इररेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार टाइप के या जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णय नहीं होते, सही निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय की क्वालिटी जो है वो बेटर होती है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। In a country where people belong to different religion, different caste, different languages and different cultures, there is a possibility of conflicts. अब भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्मों के, अनेक भाषाओं के, अनेक जातियों के, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, तो वहाँ उनके बीच में टकराव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों के बीच में मतभेद और टकराव ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ मतभेद और टकराव वाली स्थिति रहती है,
उस मतभेद और टकराव को लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है, उसको बेहतर तरीके से संभाल सकती है। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर्स एंड डेमोक्रेसी रिजॉल्व दीज क्लैशेस इन ए बेटर वे। जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उनके हित आपस में टकराते रहते हैं और इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार उनको टकरावों को बेहतर तरीके से संभालती है। जैसे हम भारत में देख सकते हैं कि यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक टकराव हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश की सरकार या देश का राजनीतिक सिस्टम उन सबको संभाल लेता है। ऐसा नहीं होता कि धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या भाषा के नाम पे देश का विभाजन हो गया हो। छोटे मोटे मतभेद होते हैं लेकिन वो रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की गरिमा। डेमोक्रेसी एनहांसेज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतांत्रिक सरकार जनता की गरिमा को बढ़ाती है, जनता के सम्मान को बढ़ाती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच एंड पुअर ऑल हैव सेम स्टेटस एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सभी जनता को समान माना जाता है, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, सभी को एक समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। तो सभी जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। जैसा अगर आपको याद हो, 7th क्लास की बुक में आपने पढ़ा था कि वोटिंग की जो लाइन लगी हुई है, वोट डालने के लिए लोग लाइन से खड़े हैं, जिसमें घर में काम करने वाली वो महिला आगे खड़ी हुई थी, उसके पीछे वो उनके मालिक खड़े हुए थे जिनके घर में वो काम करने जाती थी। तो वहाँ पर अमीर, गरीब या शिक्षित, अशिक्षित का कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोगों को वोट डालने का इक्वल राइट है और सभी के वोट का वैल्यू एक बराबर है। तो ऐसे में सारी जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, स्वाभिमान उनका बढ़ता है उससे। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। तो लोकतंत्र में जनता जो है वो किसी शासक की प्रजा नहीं है, बल्कि वो स्वयं शासक है, क्योंकि लोग खुद वोट डाल के अपने रूलर चुन रहे हैं। शासकों को चुनने में उनका खुद का योगदान है, तो वो खुद अपने आप को शासक महसूस कर सकते हैं। वो किसी की प्रजा के रूप में नहीं है, जैसे कि राजतंत्र में प्रजा होती है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। चांसेस टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट ओन मिस्टेक। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। इन डेमोक्रेसी, मिस्टेक्स इन डिसीजंस कैनॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज पब्लिक डिस्कशन पॉइंट आउट द मिस्टेक। लोकतंत्र में किसी भी गलती को बहुत लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर जनता में बहस होती है, हर मुद्दे के ऊपर न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में खबर आती है, टीवी पर डिबेट्स आती हैं, तो सभी लोग उन मुद्दों को समझ जाते हैं और उनकी जो गलतियां हैं वो पॉइंट आउट हो जाती हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज ए चांस टू करेक्ट द मिस्टेक्स। लेकिन हमेशा ये एक मौका होता है कि उन मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? इधर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर कैन बी चेंज्ड। तो जो गलतियां डिसीजन लेने में हुई हैं, जनता जब दबाव बनाती है तो या तो शासकों को वो निर्णय बदलने पड़ते हैं, वरना नेक्स्ट इलेक्शन में जनता शासक को ही बदल देती है। क्योंकि हर एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे भारत में 5 साल के बाद जनता को मौका मिलता है कि वो शासकों को बदल सकती है। तो लोकतंत्र का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ आपको अपनी मिस्टेक सुधारने का, गलतियाँ सुधारने का अवसर मिलता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोकतंत्र का एक व्यापक अर्थ समझते हैं। अभी तक तो हम लोकतंत्र को केवल एक शासन की पद्धति के रूप में देख रहे हैं। शासन चलाने की एक पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क क्या देखे हमने। अब हम एक बड़े तौर पे देखते हैं कि लोकतंत्र बड़े तौर पे उसका क्या मतलब है, बृहत्तर अर्थ क्या है उसका। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग। लोकतंत्र कोई एक शासन की प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि वो एक जीवन जीने का तरीका है। टुडे ऑल द डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, विच मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक रूल ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। आजकल विश्व में जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं वो सभी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने शासक चुनती है और वो शासक जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो जनता है, बहुसंख्यक जनता, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। मतलब हम लोग खुद शासन करने नहीं जाते, लेकिन हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं।
इट इज़ नेसेसरी बिकॉज, अब लेकिन ये ज़रूरी भी हो जाता है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र लागू किया जाए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो ये बहुत असंभव बात है कि इतने सारे लोग एक साथ बैठें और तब मिलजुल कर निर्णय लें। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लोग अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेज दें और वो उन निर्णयों को लें। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम अपने स्कूल में भी देख सकते हैं। स्कूल में जब कभी कोई मीटिंग होती है तो पूरे स्कूल के बच्चों को नहीं बैठाया जाता, क्लास कैप्टन्स को, क्लास मॉनिटर्स को, हाउस कैप्टन्स को, उनको बुलाकर मीटिंग कर ली जाती है और ये मान लिया जाता है कि जो क्लास मॉनिटर है वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी में भी जो गवर्नमेंट है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है और माना यह जाता है कि जनता की तरफ से वो शासन कर रहे हैं। All the citizens do not have the time, desire and skill to take part in all the decisions. और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि सारे नागरिकों के पास ना तो इतना समय है, ना इच्छा है, ना योग्यता है कि वो बड़े बड़े निर्णय ले सके। जनता के में इतनी क्षमताएं सारे लोगों में नहीं होती। अब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है फाइनेंस के मामले में, धन के मामले में, तो हर व्यक्ति को तो इतनी समझ नहीं है कि वो देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के कामकाज को समझ सके, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने और वो गवर्नमेंट को चलाएं। बाय ऑल दिस डिटेल वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब इस सबसे हमने ये तो समझ लिया कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। डेमोक्रेसी ए वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोकतंत्र निर्णय लेने के एक तरीके के रूप में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, बड़े स्तर पर लोकतंत्र का क्या अर्थ है। छोटे स्तर पे तो हमने देख लिया कि लोकतंत्र का मतलब एक शासन करने का तरीका है ना, लेकिन ये तो केवल एक तरीका हुआ। इसके अलावा लोकतंत्र एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी अवधारणा है। तो व्यापक स्तर पर उस अवधारणा का क्या मतलब है उसको समझते हैं। वर्ड डेमोक्रेसी इन ब्रॉडर सेंस रेफर्स टू द बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द जब उसको हम व्यापक अर्थ में देखते हैं तो वो लोकतंत्र के बेसिक मीनिंग से रिलेटेड है। जो लोकतंत्र का सच शाब्दिक अर्थ है उसको हम समझेंगे। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द इन्वॉल्वमेंट एंड कंसेंट ऑफ ऑल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो लोकतंत्र निर्णय लेने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उन सभी लोगों की भागीदारी और सहमति शामिल है जो उस निर्णय से प्रभावित होने जा रहे हैं। जो कोई निर्णय लेना है, जो भी लोग उस निर्णय से प्रभावित होंगे, मतलब जिनके ऊपर वो निर्णय लागू किया जाएगा, तो उन सब लोगों की सहमति और उनकी भागीदारी उस निर्णय प्रक्रिया में होनी चाहिए। Those who are not powerful have the same say in decision making as those who are powerful. तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो लोग शक्तिशाली हैं उनकी जो आवाज़ होती है वही आवाज़ शक्तिहीन लोगों की भी होनी चाहिए। शक्तिशाली मतलब हम देखें कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है तो उसका जो आवाज़ है, उसकी बात का जो प्रभाव है, वो ही प्रभाव बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की बात का भी होना चाहिए। और ऐसा कैसे होगा? जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई धनी व्यक्ति है, उसके वोट का भी मूल्य बराबर है, एक वोट है उसका, और जो निर्धन व्यक्ति है उसका भी एक वोट है। तो यानी कि दोनों की आवाज़ को बराबर महत्व दिया जा रहा है। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट, ए फैमिली और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोकतंत्र में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ये सब जगह लागू हो सकता है, किसी शासन में भी, किसी परिवार में भी और किसी संस्था में भी। शासन में तो कैसे होगा वो तो हम देख ही रहे हैं कि सरकार जो बन रही है वो जनता के मतदान से बन रही है। अब ये परिवार में भी लागू हो सकता है और किसी संस्था में भी लागू हो सकता है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father's. अब यहाँ पर कोई कह रहा है कि मेरा परिवार बहुत लोकतांत्रिक परिवार है। जब भी हमें कोई निर्णय लेना होता है हम सब एक साथ बैठ जाते हैं और किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। उस निर्णय में मेरी राय का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिता की राय का। मतलब अब जो कोई फैमिली मैटर है, फैमिली में कोई डिसीजन लेना है तो पूरी परिवार के लोग एक साथ बैठ जाते हैं और सब अपनी अपनी बात को कहते हैं। उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है और हर एक की राय का वही महत्व है। जो राय पिता की राय का महत्व है वही बच्चे की राय का भी महत्व है। तो इस तरह की फैमिली एक डेमोक्रेटिक फैमिली बन गई। तो यहाँ हम डेमोक्रेसी को शासन का तरीका नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ हम उसका एक बड़ा अर्थ देख रहे हैं जो हमारे परिवार पे भी लागू हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. अब यहाँ एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे ऐसे टीचर पसंद नहीं है जो बच्चे को क्लास में बोलना अलाउ नहीं करते, बच्चे को क्वेश्चन नहीं पूछने देते। मैं ऐसे टीचर्स को पसंद करता हूँ जो कि लोकतांत्रिक टेम्परामेंट के होते हैं, मतलब लोकतांत्रिक सोच के होते हैं। लोकतांत्रिक सोच के टीचर का मतलब हुआ जो टीचर क्लास में बच्चों को मौका देता है कि बच्चे भी अपनी बात कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब कोई शासन की बात नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक टू डेमोक्रेसी। एक नेता और उस नेता के परिवार के लोग ही सारे निर्णय लेते हैं अपनी पार्टी के, तो ऐसे लोग लोकतंत्र की बात कैसे कह सकते हैं। मतलब लोकतंत्र में कोई एक पार्टी है, उस पार्टी के नेता और उसके परिवार के लोग जो हैं वो ही अपनी पार्टी को चला रहे हैं और किसी को बोलने ही नहीं देते, तो ऐसी पार्टी लोकतंत्र की बात कैसे कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती। तो अब ये सारे एग्जाम्पल देख के हम क्या समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब केवल एक शासन का तरीका नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा व्यवहार है जिसमें सभी को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। चाहे वो एक क्लास हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, सभी के ऊपर ये प्रिंसिपल लागू होता है। आइडियल स्टैंडर्ड सेट बाय डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के द्वारा निर्धारित किए गए कुछ आदर्श। वर्ड डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट एम टू बिकम। तो लोकतंत्र शब्द जो है वो केवल किसी शासन करने के तरीके का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसे आदर्श भी बताता है जिनको पाने की कोशिश सारे लोकतांत्रिक देशों को करनी चाहिए। मतलब कोई देश खाली कह दे कि मैं लोकतांत्रिक हूँ, उससे काम नहीं चलता, उसे लोकतांत्रिक बनने के लिए कुछ आदर्शों का पालन भी करने चाहिए। वो आदर्श क्या है? नो वन शुड गो हैंग्री टू बेड इन रियल डेमोक्रेटिक कंट्री। एक सच्चा लोकतांत्रिक देश वो है जहाँ कोई व्यक्ति भूखा ना सोता हो, मतलब हर व्यक्ति के पास कम से कम भरपेट भोजन अवश्य होना चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। सारे निर्णय लेने में हर नागरिक का बराबर का भूमिका होनी चाहिए। सच्चे अर्थों में नागरिकों की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट टू वोट। हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, इक्वल एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज। हर नागरिक के पास एक समान सूचनाएं होनी चाहिए, एक समान शिक्षा होनी चाहिए और एक समान संसाधन होने चाहिए। एवरी सिटीजन शुड हैव ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। हर नागरिक की देश के प्रति बहुत अधिक निष्ठा होनी चाहिए। तो इन सब कंक्लूजन, निष्कर्ष, अब ये सब जो अभी हमने पढ़ा इसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट द आइडियल्स डिस्कस्ड हेयर, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ रियल डेमोक्रेसी। तो अभी जो हमने आदर्श पढ़े कि जिन आदर्शों का पालन हर लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए, अगर हम उन आदर्शों के बारे में सोचें तो विश्व का कोई भी देश वास्तव में लोकतांत्रिक देश नहीं है। जैसे उसमें एक सबसे प्रमुख आदर्श है कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो सारे देशों में भारत में भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। तो हम कह सकते हैं कि विश्व का कोई भी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं बन पाया है। बट बाय दिस डिटेल वी कैन डिस्टिंग्विश ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि एक न्यूनतम लोकतंत्र और एक अच्छा लोकतंत्र में अंतर क्या है। न्यूनतम लोकतंत्र वो जैसा कि हमारे देश में चल रहा है, जहाँ पर सभी को वोटिंग राइट मिला हुआ है, मतदान का अधिकार मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमल डेमोक्रेसी है, न्यूनतम लोकतंत्र है। और एक गुड डेमोक्रेसी, अच्छा लोकतंत्र वो होगा जो उन आदर्शों का पालन करेगा जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। वी कैन अंडरस्टैंड वाई डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस सब से हमने ये भी समझ लिया कि लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है। उसके अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण बाकी शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन ज़्यादा बेहतर है। डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इस सब से हम ये भी समझ गए कि लोकतंत्र केवल एक शासन का तरीका नहीं है, बल्कि वो जीवन के अनेक चरणों पर, जीवन के अनेक भागों में लागू होता है। जैसे हमने देखा परिवार में, विद्यालय में, क्लास में, सब जगह लागू होता है और ये अनेक तरीके से अप्लाई भी किया जाता है। तो बस इस लेसन में हमें इतना ही समझना था।
लोकतंत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, और उन सब के आधार पर हम समझ गए कि लोकतंत्र को हम ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं।